नमस्कार। हरा भरा समाज सुलग कर भगवा हुआ झुलस कर राख। हरा भरा समाज सुलग कर भगवा हुआ झुलस कर राख। इस राख के बीच हम खड़े हैं लोकतंत्र को तानाशाही में बदलते हुए देखने के लिए अभिशप्त। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता बहुत धुंधला है, बहुत मुश्किलों भरा है। इस मुश्किल में लोकतंत्र किसकी ओर देखता है? लोकतंत्र मीडिया की ओर देखता है, न्यायपालिका की ओर देखता है, संसद की ओर देखता है। मीडिया गोदी मीडिया में बदल चुका है। यह जो पंक्तियां आपने सुनी, जो हमारा समाज ये जो सुलगा है, ये जो झुलसा है, इसमें मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। न्यायपालिका ज़रूर टुकड़े टुकड़ों में कुछ राहत देती नज़र आती है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता और विश्वास से कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका का सर्वोत्तम अभी आना बाकी है। बहुत मामलों में न्यायपालिका लोकतंत्र के साथ वैसे नज़र नहीं आ रही, उतनी समावेशी नज़र नहीं आ रही जितना उसको होना चाहिए। तो आपने सुना मीडिया, न्यायपालिका और संसद। हमारी संसद बहुमतवाद का शिकार हो गई है। लोकतंत्र में केवल बहुमत सब कुछ नहीं है। लोकतंत्र में जिसका बहुमत है उसे अल्पमत को अपने साथ लेकर चलना होता है, जैसे नेहरू चलते थे। आज़ादी के बाद किसकी ये हिम्मत थी और ये ताकत थी? कौन सा विपक्ष था जो नेहरू को चुनौती दे सके? लेकिन हमने देखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, फिरोज गांधी संसद में चुनौतियां पेश करते थे। क्या कोई दस्तावेज आपको मिलता है जहां इनको राष्ट्र विरोधी बताया जाए, जहां इनको धमकियां दी जाएं कि तुम्हें दूसरे मुल्क भेज दिया जाएगा? नहीं। नेहरू सबका सामना करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सामना किया जाता है, लोकतंत्र में संवाद किया जाता है। इस वक्त हमारा लोकतंत्र एक ऐसी जगह आकर खड़ा है जहां ये तीनों स्तंभ हमें एकदम से अपनी दिशा से पलटते हुए दिखते हैं। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जिसकी देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए इस तरह से प्रावधान बनाए गए हैं, नौकरशाहों को संरक्षण प्राप्त है कानूनी। लेकिन हम देखते हैं 10 साल में पूरी की पूरी नौकरशाही एकदम अपने कर्तव्य को भूलकर नेताओं की चरणरज की होड़ में लगी हुई है, नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ में लगी हुई है। आप क्या याद कर सकते हैं कि बीते 10 वर्ष में कौन सा एक नौकरशाह, कौन सा एक ऐसा अफसर खड़ा हुआ जिसकी चर्चा आपने देश भर में सुनी हो, जिसने कहा हो कि जो आप कह रहे हैं मैं उसे नहीं मानूंगा, मैं उसे मानूंगा जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा दायित्व है। ऐसे अफसर अगर कहीं अपवाद स्वरूप हमारे सामने भी आए जिन्होंने साहस दिखाया, तो मीडिया और सरकारों ने उनका क्या हर्ष किया हम सब जानते हैं। हम सब इसकी खबरें कुछ कुछ पढ़ते, सुनते, देखते रहते हैं। तो ये गोदी मीडिया इतना कैसे शक्तिशाली हो गया? कैसे मीडिया इतनी बड़ी शक्ति में बदल गया कि हमारे समाज को उसमें झुलसा देने की शक्ति आ गई, हमारे समाज को नष्ट कर देने की शक्ति आ गई, हमारे समाज को सुलगाने की शक्ति आ गई। हम आज मीडिया की इसी शक्तियों की बात करेंगे और इसी उसके ताकतवर हो जाने के विधि को समझेंगे, उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात जिस पर बात करनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। विपक्ष ने 15 सितंबर को एक घोषणा की, 15 सितंबर 2023 को इंडिया गठबंधन ने, कि वो सभी 14 नफरती एंकरों का बहिष्कार करेगा।
non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred? Go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. सभी ने 14 नाम उन्होंने छाटे जो टेलीविजन प्रोग्रामों में आकर केवल और केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हर दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसे विषय लेकर आते हैं जिसमें एजेंडा होता है, जिसकी भाषा में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, जिसकी भाषा का उद्देश्य ही भावनाओं को भड़काना है, लोगों के बीच विवाद पैदा करना है और मूल मुद्दों को दूर खिसकाते हुए चले जाना है, रोज रोज करना है और यही करना है। यह एक क्रांतिकारी कदम था, एक ऐसा कदम जिसमें एक सोच थी कि बहुत देर से सही लेकिन विपक्ष ने सही दिशा में कदम बढ़ाया। इसे आप विडंबना कहें या विपक्ष की क्या मजबूरियां रही होंगी, एक पत्रकार होने के नाते हमें नहीं पता, इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहा नहीं गया। लेकिन सितंबर में जब यह घोषणा होती है तो अगले कुछ महीनों में ही यह घोषणा दम तोड़ देती है। हम इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को इसे तोड़ते हुए देखते हैं और धीरे धीरे इस घोषणा का कोई अर्थ नहीं बचता है। यह घोषणा अपना महत्व खो देती है। सितंबर से हम आज मार्च में हैं, लगभग 6 महीने के इस समय में आप देखें गोदी मीडिया दोगुनी ताकत से रात दिन हिंदू मुसलमान और उन मुद्दों को खींचने की कोशिश कर रहा है जिनका कोई अर्थ नहीं है। ये जो 14 एंकर चुने गए थे, अभी उनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो ये 14 एंकर चुने गए ये आज क्या कर रहे हैं? इन एंकरों में प्रमुख नाम सुधीर चौधरी थे, इन एंकरों में के नामों में अमन चोपड़ा थे, अमीश देवगन हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, आनंद नरसिम्हन, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार, अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिन्हा, इनमें 2 श्रेणियां हैं। एक वो हैं जो अपना प्रोग्राम करते हैं जैसे सुधीर चौधरी करते हैं, तो उसमें तो किसी को जाने की व्यवस्था ही नहीं है। उनको मन की बात अपने करनी है और वो अपने विचारों के अनुसार, अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं और आपके सामने ले आते हैं। लेकिन इसमें दूसरे ऐसे लोग हैं जो डिबेट और शो को होस्ट करते हैं, उनकी मेजबानी करते हैं और एक ही तरह के मुद्दों को वो लेकर के जाते हैं। आप इन सभी 14 एंकरों का अगर अध्ययन करने जाएं उनके कार्यक्रमों का, तो आप पाएंगे कि इन्होंने चुनावी चंदे पर कोई बात नहीं की। कैसे ऐसी कंपनियां आईं जिनका कुल टर्नओवर मान लीजिए कि 100 करोड़ है और उन्होंने 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया, लेकिन ये आपको चैनल पूछते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सवाल नहीं उठाएंगे कि कैसे ईडी, सीबीआई दबाव बना रहे हैं कंपनियों पर और वो पैसे दे रहे हैं। ये एक मुद्दे की बात है, लेकिन जब कभी ये मुद्दा आएगा वो पलट जाएंगे। अगर कहीं पुल गिरता है और वो बीजेपी का राज्य है, वहाँ बीजेपी की सत्ता है, तो आपको इनके कार्यक्रमों में उस पर कोई चर्चा नहीं सुनाई देगी। अगर कहीं लोग मारे जाते हैं, दवाएं नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, ये उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये हमेशा ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका केवल भावनात्मक आधार है। इनके कार्यक्रमों की विषय वस्तु को हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, कोई भी ऐसा तनाव जो या तो आकार ले रहा है या जिस पर कहीं कोई छोटी सी सुगबुगाहट है, यह चैनल उसको विस्तारित करते हैं और हिंसा में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर अमन चोपड़ा को आप अगर उनके कार्यक्रम देखेंगे तो उसमें मुसलमानों के लिए नए नए शब्द रोज गढ़े जाते हैं और इस तरीके की भाषा है जो सीधे सीधे तनाव पैदा करती है, दंगों को भड़काने का काम करती है। हमने देखा है कि कैसे
दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में या अजमेर में एक अतिक्रमण दस्ते की कार्यवाही के दौरान समाज की अनुमति से मंदिर हटाए जाने के मामले को, या फिर कैसे नूह की हिंसा में हमने इनको खुलेआम लोगों को भड़काते हुए देखा, लेकिन इनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही हमने देखा कि नहीं हो रही है। न्यूज़ चैनलों को जो संस्था है जो उनको चलाती है या निर्देश देती है, वो उन पर समय समय पर जुर्माना करती है, अर्थदंड उन पर लगाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह केवल एक सांकेतिक प्रक्रिया है। इसका और कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर उसका अर्थ होता तो इसके बाद इनकी धार कुछ कम होती, इनके तेवर कुछ मर्यादित होते, लेकिन यह सब पत्रकारिता के नाम पर जारी है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष गोदी मीडिया की कठपुतली बन गया है। विपक्ष को लगता है कि जब तक इस मीडिया का साथ नहीं होगा वो अपने विचार लोगों तक नहीं ले जा पाएगा। लेकिन जरा एक नागरिक के रूप में आप सोचिए कि क्या आप ऐसी डिबेट देखना पसंद करते हैं? आप इन डिबेटों में कौन जीत रहा है उसे कितने पल तक आप याद रखते हैं? हमें लगता है कि विपक्ष को इन डिबेटों से अपना समय बचाकर समाज के बीच में जाने की जरूरत है, सभाओं के बीच में जाने की जरूरत है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अधिक रचनात्मक तरीके से करने की जरूरत है। आप कल्पना करके देखिए, आप सोच कर देखिए कि अगर विपक्षी गठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन टीवी न्यूज से बाहर चला जाए तो कितना हास्यास्पद नजारा होगा अर्नब गोस्वामी के कार्यक्रम का या बाकी नफरती कार्यक्रमों का, क्योंकि उसमें एक एंकर होगा जिसका काम सरकार की तारीफ करना है, दूसरा बीजेपी का प्रवक्ता होगा, एक राजनीतिक विश्लेषक होगा, और एक और बीजेपी समर्थित व्यक्ति वो ले आएंगे किसी दूसरे नाम से। तो ये चारों मिलकर क्या करेंगे? किस पर गुस्सा निकालेंगे, किस पर भड़केंगे और कैसे वो भावनाएं भड़काएंगे? क्योंकि वही बात वो कैसे एक कथित रोमांच पैदा करेंगे। ये जो रोमांच है, ये जो हीट है, जो गर्मी पैदा की जाती है, ये व्हाट्सएप की शक्ल में आईटी सेल की मदद से दूर दूर मोहल्लों तक पहुंचती है। तो विपक्ष अगर चुनाव के पहले गोदी मीडिया के कुचक्र से, दुष्चक्र से, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलता तो हम कैसे उम्मीद करें कि लोकतंत्र में कोई बदलाव होगा? हम कैसे उम्मीद करें कि ये तानाशाही ने जो एक दुष्चक्र रचा है विपक्ष को उलझाए रखने का, नागरिकों को उलझाए रखने का, ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा तभी जब आप उसकी हिस्सेदारी से बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा और कौन सा रचनात्मक तरीका है जिससे आप इस चक्रव्यूह से खुद विपक्ष भी बाहर निकले और नागरिकों को भी बाहर निकालने का काम करें? इंडिया गठबंधन ने सितंबर में जो निर्णय लिया था, संभव है कि उनको इस बात में तकलीफ आई हो, उनको लगा हो कि ऐसा करने से उनका मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन गोदी मीडिया ने चुनावी चंदे के मामले में जिस तरीके की भूमिका अपनाई है उसे देखकर इंडिया गठबंधन को, विपक्षी नेताओं को बैठकें करनी चाहिए और इस बहिष्कार के सुझाव पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप गोदी मीडिया का बहिष्कार नहीं करेंगे, असल में आप गोदी मीडिया को कमजोर नहीं करेंगे। इन बैठकों से, इन बहसों से गोदी मीडिया मजबूत हो रहा है। सरकार का दुष्प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। जो संदेश नफरतों का सरकार पहुंचाना चाहती है, गोदी मीडिया से स्वतः पहुंचा लेती है। विपक्ष एक पंचिंग बैग बन गया है, एक मनोरंजन की इस पूरी प्रक्रिया में एक हिस्सेदार बन गया है, जहां उसे एक पंचिंग बैग की तरह लोगों के सामने रोज जाना है। विपक्ष को ऐसा करते हुए तकलीफ होती होगी, इस तकलीफ को असहयोग में बदलना होगा। जब तक आप इस प्रक्रिया का बहिष्कार नहीं करेंगे, आप सरकार के दुष्प्रचार का हिस्सा बने रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया से बाहर जाएं और जो कहा गया था उस वक्त जब इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया था, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि हम नफरत भरे नैरेटिव से समाज को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं।
और ये जो प्राइम टाइम है, ये जो 7 से लेकर 10 बजे तक का समय है, ये भारत में नफरत के फैलने का समय है, इसलिए इसको रोकना चाहते हैं। जो विचार उस समय आया था, उस विचार को दोबारा लाने की ज़रूरत है। आज हम जब आपसे ये बात कह रहे हैं, नागरिकों के माध्यम से ये विचार हम विपक्षी गठबंधन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि आज भगत सिंह की शहादत का दिन है। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है? आप में से बहुत से लोग इससे परिचित हैं, जो नहीं परिचित हैं उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे भगत सिंह को भी झूठ फैलाने में, आपको बांटने में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप इन चैनलों का बहिष्कार करें, एक नागरिक के रूप में अपने दायित्व को निभाएं, इनको मनोरंजन के लिए ना देखें। अगर आपको मनोरंजन करना है तो आप लाफ्टर प्रोग्राम देख लीजिए, आप दूसरे कोई प्रोग्राम देख लीजिए, आप एकता कपूर के सीरियल क्यों नहीं देखते, लेकिन मनोरंजन के लिए न्यूज़ चैनल मत देखिए, क्योंकि जो आप देखते हैं उसका सीधा फायदा इन कंपनियों को होता है और ये कंपनियां दुष्प्रचार को आपके दिमाग में भरने का काम करती हैं। नमस्कार।